तो हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं तीसरे चैप्टर से। देखिए, इसमें न्यूमेरिकल्स तो है नहीं उस हिसाब से। तो चलिए, जब न्यूमेरिकल्स नहीं है तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं उनका मैं कुछ आइडिया दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मेरे पास नोटेड हैं। तो चलिए पहले हम उन क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं कि उनको किस तरीके से हमको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चर्चा की गई है भैया, क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों। रीजन बताना है भैया, क्यों उच्च होते हैं। तो इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, अक्रिय तत्व जो होते हैं, अक्रियशील तत्व होते हैं या अक्रिय गैसें होती हैं, उनकी विशेषता क्या होती है। तो आपको सिंपल सा पता है भैया, इनका जो अष्टक होता है यानी बाहरी कोश जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं, यानी पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये स्टेबल होते हैं यानी स्थायी होते हैं। ठीक है, जब स्थायी होते हैं तो क्या होता है भैया कि इनसे जो होता है भैया, क्रिया करते नहीं है ये किसी से, स्टेबल होते हैं, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है वही तो होती है क्या हमारी भैया, आयनन विभव कहलाती है। तो क्या करेंगे, जब भैया हम इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, जब मुश्किल होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि भैया अक्रिय गैसों का जो आयनन विभव होगा वो कैसा होगा, उच्च होगा। तो रीजन समझ गए ना इसका। चलिए इससे हम संबंधित, अब इससे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं आंसर में, देखिए कि अक्रिय गैसों के बाह्य कोशों में अष्टक पूर्ण होने के कारण, ठीक है, मैंने जो बताया भाई ये सिंपल, ये अत्यंत स्थायी होते हैं। अब भैया स्थायी हो गए तो देखिए तत्व क्रिया करेगा नहीं, उसके पास और तत्व क्रिया कब करता है, देखिए कोई भी तत्व होगा तभी क्रिया करेगा जब उसका अष्टक पूर्ण नहीं होगा। उसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, जिससे वो चाहेगा कि मैं भी स्टेबल बन जाऊं और मैं भी भैया आराम से मौज काटूं। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो अपने दूसरे तत्व, दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, कहेगा भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तू अपने भाड़ में जा, ऐसा करेगा। तो क्रिया कब करेगा, तभी करेगा ना जब उसके पास परमाणु नहीं हो। अब अक्रिय गैसें क्या होती हैं, इनके पास ऑलरेडी पूर्ण होते हैं, इनका अष्टक पूर्ण पूर्ण होता है। जब इनका अष्टक पूर्ण होता है तो ये अत्यंत स्थायी कंडीशन में होते हैं, मतलब इनकी जो, मतलब एक तरीके से जो संरचना होती है वो स्थायी हो जाती है, ये स्थायी होते हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करते, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो जब ये स्थायी होते हैं तो भैया सीधी बात है, जब स्थायी है उसे क्रिया करने से कोई मतलब नहीं है, तो भैया वो तुम्हें क्यों इलेक्ट्रॉन दे देगा ऐसे, क्यों तुम इससे इलेक्ट्रॉन इतनी आराम से निकाल लोगे। देखिए, इसको एक कहानी के तौर पे मजाक से समझ, मजाक के रूप में समझते हैं, फनी टाइप से। कैसे समझेंगे, चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए भैया, सबसे पहले देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं बता क्या रहा हूँ। आप समझिए कि मान लीजिए मेरे पास, हाँ, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके पास क्या है, वो स्कूल जा रहा है। अब उसको 8 रुपये मंगाए हैं उससे, मान लीजिए उससे कोई चीज़ है, 8 मंगाई है, ठीक है, मान लीजिए उससे 8 टॉफियाँ मंगाई गई हैं, ठीक है। अब उसे रास्ते में क्या हो गया कि रास्ते में उसे एक बच्चा मिला, एक बच्चा मिला, ठीक है। अब उसके पास 7 टॉफियाँ हैं, ठीक है, उसके पास कितनी टॉफियाँ भैया, 7 टॉफियाँ हैं। तो ध्यान दीजिए, अब ये क्या कहेगा, कहेगा भैया मेरे को एक टॉफी दे दे, मेरी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला क्या बोलेगा, ये बोलेगा अबे मैं तेरे को क्यों दूं भाई, मेरे पास तो पहले से ही 8 है, मैं तो नहीं दे रहा, मैं लेके जाऊंगा, मैं बचूंगा, तू पिटेगा आज स्कूल में, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, जब ये बोल रहा है कि भैया इसके पास पूरी है, तो यार जाहिर सी बात है भैया वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो तुम्हें देगा, क्यों देगा भाई टॉफी, वो नहीं देगा ना, उसके पास तो पूरी है, वो तो अपना पूरा है, बिल्कुल अपना अष्टक पूर्ण करे बैठा है, वो तुम्हें क्यों देगा, तो वो नहीं देगा। तो ये निराश हो जाए, इसको नहीं देगा। जब इसको नहीं देगा भैया तो ये स्थायी हो गया। अब स्थायी हो गया तो इससे, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर जबरदस्ती भी लेने की कोशिश करेगा तो देखिए इसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी ये इससे अगर इलेक्ट्रॉन लेगा भी ना, समझ रहे हो ना, यहाँ से अलग अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा भी यहाँ से, यानी इस पर प्लस चार्ज इस पर माइनस चार्ज, तो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा भी तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसीलिए अक्रिय गैसों के आयनन विभव बहुत उच्च होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी आयनन विभव से संबंधित है। अब बात करते हैं भैया, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन विभव
ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से उच्च होता है, क्यों? नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव यानी फर्स्ट आईपी, ठीक है, फर्स्ट आइसोनेशन पोटेंशियल हाई, मोर हाई देन ऑक्सीजन आइसोनेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये बात है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है भैया, तो देखिए इसकी सीधी बात आप समझिए कि भैया नाइट्रोजन की प्रथम आयनन विभव का मान क्यों उच्च होगा। अब चलिए इसका रीजन देखते हैं, ठीक है, क्यों होगा। सबसे पहले इसका भैया आंसर हम देखते हैं कि क्या लिख रखा है हम लोगों ने। तो हमने लिखा है नाइट्रोजन की प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के आयनन विभव से उच्च होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के उपकोष में पी कक्षक अर्धपूर्ण होता है जो कि स्थायी होता है, इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, ये बोल रहे हैं ये। चलिए अब हम देखते हैं भैया, हम इस रीजन को बनाते हैं, ठीक है। ये तो रट्टा मार वाली विधि हो गई जो मैंने अभी आपको बताई थी, इसे बोलते हैं रट्टा मार वाली विधि। लेकिन हमको रट्टा नहीं मारना है, हमको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है भैया, एक तरीके से इसे दिमाग में छापना है कि भैया इसे याद कैसे रखें, हमेशा हमेशा के लिए कैसे याद करें कि जो ऑक्सीजन होगा उसका फर्स्ट आइसोनेशन पोटेंशियल कम होगा किससे, नाइट्रोजन से। रीजन क्या है, क्यों होगा कम, इसको दिमाग में बैठालना है। कैसे बैठालना है वो मैं बैठा लूंगा, देखिए कैसे होगा। चलिए देखिए आंसर नंबर 2, ठीक है, आंसर नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए हमसे क्या कह रहा है भैया, नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनन विभव ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन, मैं तत्व का नाम लिख देता हूं, कोई नहीं, यहाँ पे तत्व भी लिख दिया लो मैंने, ठीक है, तत्व भी लिख दिया है मैंने बाद में यहाँ पर। तो ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनन विभव से उच्च होता है, उच्च होता है भैया, उच्च होता है, समझ गए ना, उच्च होता है। तो इसका रीजन क्या है भैया, क्यों उच्च होता है। चलिए अब हम वही चीज यहाँ पर देखने वाले हैं कि भैया उच्च होता क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब हम इसका एक बात और याद कर लेंगे। सबसे पहले ये बात याद कर ली हमने, इतनी बात समझ गए ना कि मैं कहना क्या चाह रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें क्या याद करने लायक है, दूसरी बात ये है कि भैया इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। रट्टा मार विधि से ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि क्या था क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हमको क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करके देखना है। सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों को क्या करो, सिंपल, सबसे पहले नाइट्रोजन लिखो, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 7 होता है, ठीक है, सिंपल 1s2 2s2 और 2p3, 2 2 4 और 3 7 हो गए ना पूरे, ठीक है, ऐसे ही होंगे ना, यही तो होता है उपकोषों में, बताओ जल्दी से, हाँ यही होता है उपकोषों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन का, देखिए भैया 8, 1s2 2s2 2p4, बताओ यही होगा ना ऑक्सीजन का भी। तो अब आप ध्यान से देखो भैया, आप इसको देखो, देखो सबसे पहली बात, इनसे तो हमको कोई मतलब नहीं है, बताओ इनसे कोई मतलब होता है, हमेशा बाहरी कोष की तो बात होती है, या है बाहरी जो मतलब संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं से तो बात होती है ज़्यादातर हमारी, ठीक है। तो संयोजी कोष से ही तो बात होगी। तो चलिए संयोजी कोष से बात होगी, तो चलिए हम देखते हैं पी कक्षक यानी पी ऑर्बिटल को हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये पी ऑर्बिटल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, यानी कि ये आप ध्यान दीजिए पी ऑर्बिटल कितने से मिलकर बना होता है भैया, ये इतने से मिलकर बना होता है, क्या 1 3 5 7 नंबर पड़े हैं ना, हाँ चलिए 3 होते हैं ना इसमें, पी कक्षक 3 से तो मिलकर बना होता है। अरे ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, चलिए पाउली के नियम से भरते हैं भैया इसमें, ठीक है, नहीं हुंड के नियम से भरते हैं, इलेक्ट्रॉन किससे भरते हैं भैया, हुंड के नियम से। चलिए हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मेरे को बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन तुमको लग रहा है कि भैया ये अर्धपूर्ण है, ये जो कक्षक आपके सामने अभी बना है ये अर्धपूर्ण है, बताओ, नहीं है ना अर्धपूर्ण। अब अर्धपूर्ण नहीं है तो अब इससे हम क्या करेंगे, अभी देखिए इसका रीजन बताता हूँ। ये पी कक्षक हो गया आपका,
यानी p ऑर्बिटल आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं, नाइट्रोजन का देखते हैं। किसका देखते हैं भैया? नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन को मैंने तीर लगा के यहाँ पे रख दिया, इसका भी p ऑर्बिटल बनाएंगे। p ऑर्बिटल में तीन होते हैं सिंपल, ठीक है। कक्षकों की संख्या 3 होगी। अब ठीक है, अब 3 है तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 है, तीनों दर्शा दो। अब बताओ, इसमें तो भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। तो आप देखो सारे के सारे भैया कैसे हैं, ये अर्धपूर्ण होगा। अब ये अर्धपूर्ण है तो ध्यान दो, अब ये अर्धपूर्ण है तो ये क्या होगा? स्थायी होगा, यानी ये स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। और जब ये स्टेबल होगा तो मैंने बता दिया, स्टेबल होना यानी अक्रियशीलता प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये अक्रियशील में पहुंच गया। अब ये अक्रियशील में जब पहुंच चुका है भैया, तो इसका आयनन विभव उच्च होना लाजमी है, ठीक है। इसीलिए नाइट्रोजन का आयनन विभव कैसा होता है? उच्च होता है। तो देखिए हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, अपना आंसर क्या निकालेंगे। आंसर को लिखते समय हम क्या लिखेंगे? तो आंसर को लिखते समय हम लिखेंगे भैया कि नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनन विभव ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनन विभव से उच्च इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन का p कक्षक अर्धपूर्ण होता है, वहीं ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यानी p कक्षक अर्धपूर्ण नहीं होता। और जब नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल अर्धपूर्ण होता है तो जिसके कारण वह क्या होता है? स्थायी होता है, और स्थायी होने के कारण वह अक्रियशीलता प्रदर्शित करता है, यानी अक्रियशील तत्वों की श्रेणी में आ जाता है, जिनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण हमें अब आप आगे की बात तो आपको मैंने पहले ही बता दी थी कि भैया नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनन विभव ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनन विभव से इसीलिए उच्च हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? बस इतने ही थे इसमें क्वेश्चन। चलिए, तो इसमें इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब नॉर्मली थोड़ी सी बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि और किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी, इनसे रिलेटेड और तो कुछ है नहीं ज़्यादा खास इस चैप्टर में। और क्या देखिए, हो सकता है आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है, 1-2 नंबर में आने वाली चीज़ें हैं अब जो मैं बताऊंगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो कई बार क्या होगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। मान लीजिए आपसे बोल दिया कि एक तत्व सेकंड आवर्त में है, तो उसमें कोषों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? ठीक है, तो आप भैया तुरंत बता दोगे कितनी होगी भैया। अब देखिए मैंने एक बार पहले ही बताया था कि जो भी तत्व जिस आवर्त का होता है उसमें कोषों की संख्या उतनी ही होगी। तो आप तुरंत बता दोगे कि भैया उस तत्व में कोषों की संख्या 2 होगी, ठीक है, 2 हो गई। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, या इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आपको बोल देगा भैया कि एक तत्व है जिसकी संयोजकता इतनी है, ऑक्सीकरण नंबर ये है, और साथ ही साथ आपको क्या बताना है, उसकी भैया विद्युत ऋणात्मकता बताओ क्या होगी। ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो देखिए इनको सिंपल से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हमें नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपसे पूछ लिया जाता है। नॉर्मली इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे और ज़्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाता इस चैप्टर से। तो देखिए अब हमने इस चैप्टर के बारे में तो सारी जानकारी निकाल ली है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, जिसे हम बोलते हैं भैया क्या, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रासायनिक आबंध, ठीक है। तीसरा चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं इस वीडियो में, इसमें और तीसरे चैप्टर में कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है, यही है बस इतना ही। बाकी थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं जो आप पहले से ही जानते हो, जैसे डार्विन का त्रिक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ये सारे नियम आप पहले से ही जानते होगे कि क्या होते हैं, क्योंकि ये आप 10वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इन पर मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा। तो चलिए अब हम अपना चौथा चैप्टर देखेंगे। बेसिक जानकारी दूंगा चौथे चैप्टर के बारे में, ऐसा नहीं कि आज ही डीप बिल्कुल हवा में उड़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो मैं नॉर्मल चीज़ें बताऊँगा आज केवल, ठीक है।
नॉर्मल चीज़ें बताऊंगा आज केवल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रासायनिक आबंधन और एक और चीज़ भी है इसमें। देखिए जैसे हमने पढ़ा था परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि आणविक, क्या पढ़ेंगे भैया, आणविक संरचना पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ेंगे, ये चीज़ें, इन चीज़ों का हमको अध्ययन करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि संयोजकता क्या होती है, व्हाट इज़ द बैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, क्या होती है संयोजकता। संयोजकता हमको जब तक नहीं पता होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते इस चैप्टर में। तो देखिए संयोजकता, अगर मैं आपको, हो सकता है आप संयोजकता के बारे में जो डेफिनेशन होती है उसको रट चुके हों, तो आपको पता भी होगी कि क्या जो तत्व जितने कोई भी परमाणु होगा वो जिन इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या ग्रहण करेगा तो वही उसकी संयोजकता कहलाते हैं। ये आपकी रट्टा मार वाली डेफिनेशन है, लेकिन मैंने इसको अपने हिसाब से समझाया, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आई एम एक्सप्लेनर गाय, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेन करता हूँ भैया कि संयोजकता होती क्या है, ठीक है। तो चलिए संयोजकता को मैं आपको सामने डेफिनेशन शो कर रहा हूँ आधुनिक विचारधारा संयोजकता की। तो देखिए ये तो रट्टा मार वाली डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। अगर आपकी क्या बोलते हैं भैया, कौन सी पावर होती है वो, हाँ IQ पावर, ठीक है। तो IQ पावर अगर आपकी अच्छी है तो आप इसको रट सकते हैं, और नहीं तो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, नहीं समझोगे तो मारेंगे फ़ोन में घुस के, इसलिए समझना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए भैया क्या कह रहा है कि संयोजकता की आधुनिक विचारधारा क्या है। आधुनिक विचारधारा का मतलब होता है आजकल हम संयोजकता के बारे में क्या कह रहे हैं, संयोजकता होती क्या है। आधुनिक मतलब होता है आजकल का युग, आज प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भैया कि किसी परमाणु के आखिरी कक्षा, मतलब कोई परमाणु होगा। देखिए मैंने एक्सप्लेन करने को बोला था, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा तो है नहीं कि पहले पढ़ूंगा फिर हिंदी की तरह इसकी व्याख्या बताऊंगा, ऐसा नहीं है। मैंने ये डेफिनेशन देख लिया, अब मेरे को इसको एक्सप्लेन करना है। वो कैसे करूंगा, देखिए ध्यान दीजिए, कोई परमाणु होगा, ठीक है। तो आपको पता है परमाणु होगा तो उसमें कक्षाएं भी होंगी जिन्हें आप KLNM बोलते हो, ठीक है। तो क्या करेगा कोई भी परमाणु अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए, यानी आप अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए भी कह सकते हो, या आप बोल सकते हो कि अष्टक पूर्ण करने के लिए जिन इलेक्ट्रॉनों का वो या तो त्याग करेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लीजिए एक तत्व होता है, हाँ क्या होता है भैया, सोडियम तत्व होता है। अब सोडियम तत्व होता है तो सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, लेकिन आपको करना होगा कोसों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। तो क्या करोगे, 11 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। चलिए अभी मैं बताऊंगा, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन, अब जो संयोजकता होती है वो क्या कहलाती है भैया। मान लीजिए कोई परमाणु होगा तो वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा या उनको ग्रहण करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या त्यागेगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगी, ठीक है। संयोजकता वही कहलाएंगी। अब चलिए मैं एक संयोजकता आपको निकाल के दिखाता हूं। मान लीजिए भैया, आप बोलो भाई कौन से तत्व की निकालें। चलिए आप नहीं बोलोगे क्योंकि भैया ये लाइव क्लास नहीं है तो आप बोल नहीं सकते, चलिए कोई बात नहीं। तो हम निकालते हैं मैग्नीशियम की निकालते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक ये कमेंट में टाइप करो, 12 होता है, ठीक है। 12 होता है, 12। चलो कोषों में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो भैया, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, ठीक है। और इसमें क्या 2 8 10 हो गए, 2 ही बचे तो 2 आ जाएंगे भैया, ठीक है। अब मेरे को बताओ भैया, इसके संयोजी कोष में जो अंतिम कोष होता है इसको हम संयोजी कोष भी कहते हैं, और संयोजी कोष में रहने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये चीज़ भी बतानी है, ये चीज़ भी बतानी है, लेकिन इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अभी संयोजकता भी रहना है। तो देखो 12 परमाणु क्रमांक था, कितना था भैया, 12 परमाणु क्रमांक था। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसमें है, कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कोषों में, ठीक है। अब ये कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रखा है हमने, तो ध्यान दो, अगर इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है तो या तो ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनेगा,
और या तो ये क्या करे, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो इसको बताओ कौन सा काम सरल लगेगा। देखो बात, हमारी शैतानी खोपड़ी है, हम क्या करेंगे कि सरल काम को ज़्यादा पकड़ते हैं, तो हम भी सरल काम को पकड़ेंगे, कोई बात नहीं, सरल काम को पकड़ो। तो सरल काम क्या होगा भैया, ये कहेगा कि यार कहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन लें, ढोंगे, फिर उसको अपने पास अपने घर में लेके आएंगे, ऐसे करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देते हैं। तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा, इनको निकाल के फेंक देगा, दूसरे तत्व को दे देगा, कुछ भी करे, किसी और परमाणु को दे देगा, लेकिन ये अपने पास नहीं रखेगा। तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो जब इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इसकी संयोजकता भैया क्या कहलाएगी, तो इसकी ये जो ये 2 होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता इसकी भैया 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी इसकी संयोजकता, समझ गए ना, संयोजकता 2 हो जाएगी। आप कोई भी तत्व की ऐसे ही निकाल सकते हो, ऑब्वियसली आराम से निकल आएगी इसी तरीके से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं संयोजकता। आप आई होप कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्या होती है, ठीक है, समझ गए ना। संयोजकता नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना समझा देंगे, अच्छे से समझा देंगे, टेंशन ना लो। चलिए नेक्स्ट चीज क्या आती है भैया हमारी, नेक्स्ट चीज ध्यान दो, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रक्चर पढ़े थे, ध्यान से अभी दिखाते हैं वो स्ट्रक्चर, उसमें देख के बताना, ठीक है। जरा ध्यान दो, एक बात बताओ, अगर हम तुमको बोलें कि किसी परमाणु को ड्रॉ करो तो आप क्या करोगे, नाभिक बनाओगे, उसके बाद ऐसे उसकी कक्षाएं बना दोगे, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके बना दोगे, नहीं बना दोगे, बताओ। ये बोलोगे सर ये परमाणु बन गया, कोई बात नहीं है, हमने पूरा ड्रॉ नहीं किया है गोल गोल, क्योंकि हमको कुछ आपको बताना है, ठीक है। सोच रहे थे कि बता दें भैया, तो देखिए ये होता है आपका के, ये होता है आपका एल, ये होता है आपका एम और ये होता है आपका एन। बताओ भाई होता है नहीं होता है, ठीक है। ना हमें इससे कोई मतलब, ना हमें इससे कोई मतलब, ना हमें इससे कोई मतलब, हमें मतलब रहेगा केवल इस बाहरी कोश से, यानी एन कोश से। और यही क्या कहलाता है भैया, हमारा संयोजी कोश कहलाता है, संयोजी कोश। अब आप बोलोगे सर ये संयोजी कोश कैसे कहलाया, तो देखिए ये स्ट्रक्चर हम किस में पढ़े थे, सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने इस पर चर्चा की रखी है, या कर रखी है, बता रखा है कि भैया क्या होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर आपके लिए प्रूफ के लिए आपके सामने हमने शो भी कर दिया है। आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, एन कोश, एन कोश को देखो भैया, ये अंतिम है और ये क्या है, संयोजी कोश है हमारा। अब ध्यान रखो, अब चलिए अब चलते हैं आगे अपनी चीज पर, अपनी आगे डेफिनेशन पर चलते हैं कि भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देखिए जो किसी परमाणु के, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ ऐसे ही ध्यान दीजिए, मैं अभी लिखवाऊंगा अभी इसको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको शो कर दूंगा कि लो भैया लिख लो, ऐसा नहीं है, समझाऊंगा अभी, पहले डेफिनेशन को पहले ध्यान से देखो कि होता क्या है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो किसी परमाणु के, ध्यान दीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ये तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बता दिया कि भैया संयोजी कोश होता है। और ध्यान दीजिए आप इस डेफिनेशन को 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला तरीका क्या होगा, आप लिखेंगे कि भैया कि किसी तत्व के, परमाणु के, ठीक है, बाह्यतम कोश आप लिख सकते हैं भैया, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो, बाह्यतम कोश में उपस्थित, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं भैया, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ गए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यही होता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। इसके बाद चलेंगे भैया क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के प्रकार भी देखेंगे, लेकिन इन पे हमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम अपना टॉपिक
नेक्स्ट टर्म जब आएगा इस केमिस्ट्री का तब हम कवर करेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले देख लेते हैं भैया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोई भी तत्व उठा लो, कोई भी तत्व